ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लियोनेल मेसी की स्टोरी भैया ऑलमोस्ट वो बॉलीवुड वाली हैप्पी एंडिंग की तरफ जाती हुई दिख रही है। Hey guys, दिव्यांश वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की जो हमारी पहली अपडेट है भाई, अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। और अगर इंडियन फुटबॉल की हम बात करें तो तुमको पता है हाल ही में यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब केरला ब्लास्टर्स और बेंगलुरु एफसी का मैच हो रहा था। तो उसमें केरला ब्लास्टर्स को चीटिंग फील हुई और उन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट के तौर पे पिच से वॉक ऑफ कर दिया और मैच को बीच में ही छोड़ दिया। अब इसके रिगार्डिंग जो लास्ट एपिसोड में मैंने तुमको कहा था कि लगभग 5 करोड़ का यहाँ पर प्रावधान कार्रवाई करी जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो एआईएफएफ का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया उसमें यहाँ पर 4 करोड़ की पनिशमेंट लिखी है कि भैया 4 करोड़ फाइन तो तुमको पे करना ही पड़ेगा। और उसके ऊपर भी यहाँ पर केरला ब्लास्टर्स को, क्योंकि जो उनका एक आप कह सकते हो उनकी जो रेपुटेशन है और जितने बड़े फैन बेस को वो यहाँ पर केटर करते हैं, उसके चलते उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यहाँ पर एक पब्लिक अपॉलॉजी इशू करेंगे। और अगर ये नहीं करते तो यहाँ पर एआईएफएफ यानी कि अगर हम डिसिप्लिनरी कमेटी की बात करें तो उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस फाइन को 4 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ कर सकते हैं। लेकिन जो और भी ज़्यादा अपन कह सकते हैं कि हार्मफुल है वो ये है कि यहाँ पर जो उनके मैनेजर हैं, जो ऑफ कोर्स जो कि उस पूरे प्लॉट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा गुस्सा थे और द मोस्ट टॉकिंग पॉइंट्स थे वो लाइक अगर हम उस मैनेजर की बात करें, और उनको यहाँ पर 10 गेम वीक का बैन मिला है। तो अब इसके रिगार्डिंग ये देखना पड़ेगा कि ये प्रोटेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, बट मेरे को लगता है कि कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये पनिशमेंट फुल एंड फाइनल है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब थोड़ी सी सीरिया की, क्योंकि वहाँ से भाई भर भर की खबर है आज। वैसे तो भाई देखो अब गेम स्टार्ट हो गया, तो आज लिवरपूल सिटी का मैच है, लेकिन मेरे भाई पेपर चल रहे हैं, 3 पेपर है मेरे, तो मैं आऊँगा ही 3:30-4 बजे तक घर। और उसके बाद भाई यहाँ पर डॉर्टमुंड वर्सेस बायर्न है, तो आई मेक श्योर कि मैं कुछ ना कुछ तो इंतजाम करूँ। और नहीं तो फिर यार तुमको देखो मैच रिव्यू तो मिल ही जाएगा इस चैनल पे दोनों ही मैचेस का, प्लस यहाँ पर आने वाले टाइम में नेपोली और उसका मैच भी है मिलान का, तो वहाँ पर भी तुमको सब हिसाब मिलेगा। नजरें पूरी चारों तरफ है। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर सबसे पहले एसी मिलान की, तो भाई यहाँ पर जिरूड ने अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया है। ऑलमोस्ट 3.5-4 मिलियन की सैलरी और 1 साल का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया गया, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। तुम एसी मिलान में एक अच्छी चीज़ लग रही है कि वो यंग ब्लड के साथ साथ थोड़ा एक्सपीरियंस को भी मिक्स कर रहे हैं। अगर यहाँ पर बात एक्सपीरियंस की करें तो इब्राहिमोविच ऑफकोर्स हाल ही में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया स्वीडन के साथ यूरो में खेल के, लेकिन एक बार फिर से उनको इंजरी हो गई है और फिर से 3-4 हफ्ते का पत्ता कट चुका है। इसी साथ अगर बात करें यहाँ पर ब्राहिम दियाज की, तो भाई ये कंफर्म होता जा रहा है कि वो रियल मैड्रिड आएंगे और अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे विद रियल मैड्रिड। अब इस पे अभी कंफर्मेशन नहीं है, तो अभी ये तुमको रूमर्स के हिसाब से समझ के चल सकते हो। इसी के साथ अगर बात करें जो एसी मिलान का सबसे बड़ा स्टार है राफेल लियाओ, अब तुमको पता है कि हाल ही में अगर हम पिछले 4-5 महीने की बात करें, पहले की बात करें, तो यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी काफी ज्यादा टारगेट कर रही थी राफेल लियाओ को। ये भी था कि वो 150 मिलियन भी पे कर देगी, लेकिन अल्टीमेटली अगर अभी की बात करें तो भाई राफेल लियाओ स्टे करना चाहता है सीरिया में, एंड पर्टिकुलरली एसी मिलान में ही। यहाँ पर जो पैसों का बैरियर था वो भी शायद से अब मिलान तोड़ सकती है और राफेल लियाओ को जितना पैसा चाहिए, लगभग आई थिंक 10-11-12 मिलियन की सैलरी मिल जाएगी। और यहाँ पर अच्छा 2026-27 तक का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया जाएगा। खैर कॉन्ट्रैक्ट 2026-27 तक एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें या फिर इटालियन जर्नलिस्ट की बात करें तो ये एक शॉर्ट टर्म स्टे होगा। लगभग तुम मान सकते हो कि 2024 या 2025 मैक्सिमम, और उसके बाद राफेल लियाओ एसी मिलान को छोड़ते हुए दिखेंगे। इसी के बाद अगर यूवेंटस की बात करें तो भाई वहां भी काफी सही खबर है। भाई देखो यहाँ पर डी मरिया का तुमको पता है कि आए काफी वॉलेटाइल था, लेकिन एक बार जब वो क्लिक करना स्टार्ट हुआ, आप कह सकते हो वर्ल्ड कप के बाद, तो उसके बाद जो परफॉर्मेंस आई है डी मरिया की वो काफी ज्यादा मेस्मराइजिंग है। और ऐसे में भाई डी मरिया अब ये मान चुके हैं कि इवन इफ अगर यूवेंटस चैंपियंस लीग में मिस आउट भी कर जाए तब भी वो यूवेंटस में ही खेलना चाहते हैं। और एक बड़ी चीज है क्योंकि भाई डी मरिया डिस्पाइट उम्र हो गई है लेकिन फिर भी भाई ताबड़तोड़ खेलता है, एंड ही इज स्टिल अ बिग गेम प्लेयर, ऑलवेज वाज, ऑलवेज इज एंड ऑलवेज विल बी इन इंग्लिश। और इसी के साथ अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं यहाँ पर दूसरे लाहोविच की, तो भी पिछले कुछ टाइम में चाहे मैं DROAS की बात करूं, एल मुंडो की बात करूं, मैं RMC स्पोर्ट, ये सारे के सारे ही कहीं ना कहीं यहाँ पर ये हिंट कर रहे हैं कि शायद से रियल मैड्रिड लाहोविच में इंटरेस्टेड हो सकती है। अब देखो हाल ही में अगर एथलेटिक की रिपोर्ट्स की बात करें तो ऑफकोर्स तुमको पता है कि अगर हम मारियो की बात करें तो सबसे ज्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं और सबसे ज्यादा वेल प्रूवन कॉन्टैक्ट्स हैं उनके रियल मैड्रिड में। तो उन्होंने भी अपने एक HTTC पॉडकास्ट में आई थिंक कल उन्होंने कहा था कि यस रियल मैड्रिड स्ट्राइकर पे और विंगर पे फाइनलाइज कर रही है, लेकिन अभी तक वो लिस्ट भी कंफर्म नहीं है जिसके साथ वो शायद से नेगोशिएट कर सकते हैं। बहुत ही प्रिलिमिनरी है कि हाँ स्ट्राइकर्स पे जा सकते हैं, विंगर्स पे जा सकते हैं,
काफ़ी अनपॉपुलर है क्योंकि तुमको पता है कि जो फुल बैक वाला एरिया है वो बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ है। और अगर बात करें मिडफील्ड में भी तो उसमें भी यहाँ पर बेलिंगम और किसके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने हैं वो भी बहुत बड़ा दिक्कत है। खैर हाल ही में मार्सा ने एक रिपोर्ट निकाली थी कि भैया जिसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा उसके चलते ना यहाँ पर ड्रेसिंग रूम में थोड़ा टेंस माहौल है। अब बेंजिमा की बात करें, मॉड्रिच की बात करें, टोनी क्रूज की बात करें, सबायोस की बात करें, नाचो की बात करें, इन सबको लेके इतने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल भरे पड़े हैं ना यहाँ पर कि थोड़ा टेंस माहौल है। और उसके ऊपर भी ये है कि आप चैंपियंस लीग जीतोगे या नहीं जीतोगे, आपका ट्रॉफीलेस सीजन जाएगा या नहीं जाएगा, ये भी कहीं ना कहीं बात खटक रही है। खैर मारियो ने ये चीज़ तो कंफर्म करी है कि अगर चैंपियंस लीग नहीं जीतते या फिर ट्रॉफीलेस सीजन चला जाता है तो रियल मैड्रिड फिर इमरजेंसी साइनिंग कर सकती है। मतलब इमरजेंसी साइनिंग और स्ट्राइकर और विंगर की साइनिंग, तो क्या हम एम्बापे की तरफ जा रहे हैं? खैर तक उनको मैंने लास्ट के एपिसोड में बताया था कि एम्बापे वाला कुछ सीन बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब इन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि एम्बापे चाहता तो है रियल मैड्रिड आना, लेकिन 2024-2025 से पहले नहीं। 25 इसलिए अगर वो लाइक तुमको पता है ना कि एम्बापे पैसा पैसा बोलता है, तो लास्ट मोमेंट पे अगर फिर से चक्कू भोंक दे तो क्या ही कर सकते हैं हम। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर अब सबसे बड़ी मेन इवेंट डील की, तो भाई ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि ये कंफर्म हो गया है कि भैया लियोनेल मेसी वांट्स टू कम एट बार्सिलोना। देखो 2-3 चीजें होती हैं एक स्टोरी लाइन में, एक ट्रांसफर स्टोरी में, कि क्या ये हो सकता है, क्या ये एक्चुअली में लॉजिकली पॉसिबल है, फिर उसके बाद आता है क्या एक्चुअली में इकोनॉमिकली पॉसिबल है, फिर सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है ना वो ये होता है कि क्या एक्चुअली में जो दो पार्टीज हैं वो करना भी चाहती हैं। अब देखो अगर हम बात करें, ऐसे मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, देखो रियल मैड्रिड और रोनाल्डो का रियूनियन होता तो वो इकोनॉमिकली पॉसिबल नहीं था, और लॉजिकली भी आप एक तरीके से कह सकते हो कि काफी लोगों के लिए 50-50 था, क्योंकि काफी लोग कहते थे कि बेंजिमा की परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है तो आप क्यों बैकलैश पे डाल रहे हो, दूसरे लोग कहते हैं कि रोनाल्डो 39-38 में कितनी मदद कर देगा। लेकिन जो दूसरी पार्टीज थी वहां पर भी ऑफ ही था, तो तीनों पैरामीटर्स पे कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड रोनाल्डो वाला रियूनियन, अब इसमें फैन बेसिस के दिल टूट जाते हैं वो अलग बात है। लेकिन अगर हम इस मेसी वाले उसको देखें, लॉजिकली पॉसिबल यस, इकोनॉमिकल पॉसिबल है कि नहीं है इस पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, उस पर मैं तुम्हें अभी सारी अपडेट्स दूंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोनों पार्टीज की, तो ऑफकोर्स बार्सिलोना की तो क्या ही बात करूं, वो 1997 से बोल रहे हैं कि हमको लियोनेल मेसी वापस चाहिए अपने क्लब में। लेकिन लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग भाई अब जो पीएसजी के अगर हम क्लोज सोर्सेज की बात करें, जो कि अब तक फ्रेंच रिपोर्ट में छाप रहे थे कि पीएसजी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देगी, मेसी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देगा पीएसजी के साथ, अब वो कह रहे हैं कि नहीं भैया दिमाग में कुछ तार इधर उधर हुए हैं। यहां पर भाई लियोनेल मेसी का अब मन नहीं है पीएसजी में, वो बस वेट कर रहे हैं कि बार्सिलोना का कॉन्ट्रैक्ट आए, ऑफर आए और मैं उसको एक्सेप्ट करूं। अब यहां पर तुमको 2-3 चीजें और समझनी पड़ेंगी। देखो सबसे पहले तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि क्या यहां पर पीएसजी को मना कर दिया गया है, आंसर है नहीं। देखो सीधी सी बात है, जितना पीएसजी कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर कर रही है बार्सिलोना उसका 1/3 भी शायद से करे। देखो अब बहुत रिपोर्ट्स के हिसाब से बार्सिलोना बहुत सारे पर्क्स रखेगी कि भाई टिकट के रेवेन्यू में से काट लियो, तू स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू में से काट लियो, तू यहाँ से काट लियो, तू बाल काट लियो, तू मतलब ये कर। द पॉइंट इज कि बार्सिलोना अगर पे अप फ्रंट की बात करें तो शायद से 10 या 12 मिलियन ग्रोस सैलरी होगी टैक्स के बाद, और तुमको पता है कि स्पेनिश में टैक्स का रिजीम भी यही है, टेबस के थैंक्स टू टेबस। लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर उधर की, तो 34 मिलियन यहाँ पर अभी तो दे रहे हैं पहले ऑफर में, बल्कि दोवा के ओनर्स की तरफ से ये भी, मतलब इनके जो माई बाप हैं उनकी तरफ से ये भी स्ट्रिक्टली हिंट आ चुका है कि भैया तुम कुछ भी करो लेकिन इसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करो, इसको अगर और पैसा चाहिए तो तुम और पैसा दो। एंड आई थिंक इट रिमेन्स लाइक, समझ में भी आता है, क्योंकि यार तुम देखो ना कि अगर स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू की बात करें, लीग 1 के रेवेन्यू की बात करें, इनके टिकट सेल्स की बात करें, इनके मर्चेंडाइज की बात करें, साउथ अमेरिका में पीएसजी के फुटप्रिंट की बात करें, तो बहुत मैटर करता है लियोनेल मेसी का। नेमार और एम्बापे भी है, लेकिन ऑफ कोर्स मेसी एक बिल्कुल ही और गोट लेवल पे चला गया वहां पर, तो वहां पर मेरे को लगता है कि भैया पीएसजी पे अब प्रेशर है। अब यहां पर अगर हम हाल ही के रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो भाई ये हो गया कि लियोनेल मेसी और यहां पर बार्सा के हायर ऑफिशियल्स के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट बनाए जा रहे हैं। यहां पर जावी इस चीज को वो कर रहे हैं, और एक बार फिर से पहली बार बार्सा के हायर ऑफिशियल ने, आई थिंक वीपी ने कंफर्म कर दिया है कि लियोनेल मेसी के रियूनियन के लिए कांटेक्ट बनाए जा रहे हैं उसके कैंप के साथ। लेकिन अल्टीमेटली अभी भी भाई जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना, वो मेरे को यही लगा है कि लियोनेल मेसी अब सिर्फ ऑफर का वेट कर रहे हैं। खैर इसके रिगार्डिंग अगर मैं क्लोज सोर्सेज की बात करूं तो वो ये मान के चलते हैं कि पहले बार्सिलोना सारे रिलेशनशिप को मेंटेन करेगी और ट्रस्ट बनाएगी, और उसके बाद ही वो ऑफर करेगी। यानी कि अल्टीमेटली ये खबर अगर ऑफर कर दिया
तो उसके 80% चांसेस है कि मेसी उसको एक्सेप्ट कर लेगा। और अगर ऑफर अल्टीमेटली कभी आया ही नहीं तो यहाँ पर शायद से कभी इनके बीच में बनी नहीं, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है कि ऐसा होगा कि इतने दूर आके अभी ऑफर भी नहीं करेंगे। मेरे को लगता है कि ऑफर तो हो ही जाएगा। और यहाँ पर देखने वाली बात है कि पीएसजी इस चीज को काउंटर कैसे करेगी, क्योंकि उसको काउंटर करना है भाई, वो खाली नहीं बैठी है। वो ऐसा नहीं है कि यार हमारे हाथ से डील निकल गई और अब तो लियोनेल मेसी जाएगा, अब तो साजन गी पता नहीं कब घर आएंगे, ऐसा नहीं है भाई। वो काउंटर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खैर, इसके रिगार्डिंग काफी सारे लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि भाई लॉजिकली टैक्टिकली ये पॉसिबल है कि नहीं है, जिस पर आने वाले टाइम में हम एक डिटेल्ड वीडियो बात करेंगे। तो देखो, हाल ही में अगर मैं रियल मैड्रिड के मैनेजर की मैं बात करूँ ना, तो एक तो यार पेपर ने दिमाग घुमा रखा है मेरा। देखो, अगर मैं रियल मैड्रिड के मैनेजर की लिस्ट की बात करूं तो इस समय ना काफी, मैं कह रहा हूं कि दिमाग घुमाने वाली रिपोर्ट्स आ रही हैं। आप डियारो एएस की बात करो, आप मुंडो डेपोर्टिवो की बात करो, आप रेल्वो की बात करो, तो तमाम टाइम्स पे ये 4-5 इन्होंने चेहरे पकड़ रखे हैं। लाइक जाबी अलोंसो का चेहरा पकड़ रखा है, उसके बाद यहाँ पे राउ गोंजालेस हो गया, उसके बाद यूलियन नागल्समैन हो गया, मॉरिशियो पोचेटिनो हो गया। लेकिन उसके बाद आपको 4-5 घंटे बाद ये रिपोर्ट मिलती है कि जिडान अब भी फ्लोरेंटिनो पेरेस का ड्रीम है। अब देखो, इस चीज को सॉल्व करने के लिए, उस चीज को आसानी से समझने के लिए ना मैंने अपना दिमाग लगाया है। मेरे को लगता है कि यहाँ पर रियल मैड्रिड की स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स को अगर हम समझ गए ना, तो हमको ही पता चल जाएगा कि मैनेजर किस तरीके से आने वाला है। देखो, ये तो कंफर्म है कि नागल्समैन की हम बात करें, जाबी अलोंसो की हम बात करें, या फिर हम राउ गोंजालेस की बात करें, इन तीनों को पर्टिकुलरली एक कैटेगरी में डाल सकते हैं जो कि है एक्सप्लोसिव कैटेगरी या फिर एक बड़ा गैम्बल कैटेगरी। नागल्समैन को फिर भी आप थोड़ा सा ऊपर रख सकते हो क्योंकि उसके पास अब लाइक काफी एक्सपीरियंस आ चुका है। लेकिन अगर हम यहाँ मॉरिशियो पोचेटिनो पे आ गए और अगर जिडान पे भी आ गए, अगर इन दोनों की, या फिर अगर हम कहें कि कार्लो एंसेलोटी को भी रखने की बात है, तो तीनों ही एक्सपीरियंस है, स्क्वाड बिल्डिंग है और पर्टिकुलरली बहुत स्टेबल मैनेजर के लिस्ट में आते हैं। तो अभी मेरे को लगता है कि यहाँ पर हमको टेक्निक समझनी पड़ेगी। अब ओवरऑल मेरे को लगता है कि हाँ भाई, मॉरिशियो पोचेटिनो के सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो रियल मैड्रिड के मैनेजर बन सकते हैं। लेकिन एट टाइम मेरे को लगता है कि नागल्समैन वाली अपॉर्चुनिटी मिस शायद से रियल मैड्रिड नहीं करेगी। इट रिमेन्स टू बी सीन कि भाई पोचेटिनो में ऐसा क्या है जो नागल्समैन में नहीं है, या फिर अभी जिडान का सीन क्या है, क्योंकि जिडान तुमको पता है कितना लो की फिगर रहता है, बोलता ही नहीं है, इंटरव्यूज भी कम आते हैं, रिपोर्ट्स भी कम आती है, तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव और अपने पत्ते छाती से लगा के बैठता है वो।